हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज नेट के अगले सेगमेंट में आपके साथ हाजिर हूं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि देखिए नेट का एग्जाम लगातार चल रहा है और अभी वो डेट और एक्सटेंड हो गई। अब तक 5 नवंबर तक होने वाला था, लगातार बीच बीच में गैप दे करके अब वो एग्जाम और आगे तक होने वाला है। जस्ट वेट एक सेकेंड। तो अभी वो जो है होने वाला है दोस्तों। अब वो जो एग्जाम है वो एग्जाम क्या है, किस प्रकार का है दोस्तों? तो वो एग्जाम ऐसा है कि अभी 5 के बाद वो 11 तक चलने वाला है। 11 तक भी है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि सर और डेट बढ़ गई है, तो एक बार मुझको जो है 11 तक की जानकारी है कि 11 तक होने वाला है। 5 को भी है, 11 को है, तो 5-11 नवंबर तक चलने वाला है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने दे दिया एग्जाम, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है और अभी इस बार संभावना कम है, तो आप ये वीडियोस भी देखते रहिए, ताकि अगली बार जब दिसंबर का एग्जाम होगा, अगर वो दिसंबर में होता है तो, क्योंकि अभी जब नवंबर तक ये एग्जाम चलेगा तो दिसंबर में होना कितना पॉसिबल है आई डोंट नो, पर लेकिन होगा। एग्जाम तो होगा, एग्जाम नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। लाइक जरूर करिए, आते ही लाइक करिए। पहला काम लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना वीडियो को। ये 3 काम आपके होने चाहिए। नेट के लगातार वीडियोस में आपको देता रहूंगा, चाहे वह प्रैक्टिस सेट के रूप में हो, चाहे एक एक यूनिट का डीपली अध्ययन हो, मैं बहुत अच्छे से आपको दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि नेट के लिए बहुत ज़्यादा छात्र परेशान होते हैं, खास करके हिंदी मीडियम के। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, तो मैं जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे चलता हूं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वेबसाइट पे विजिट करिए स्टडी 91 की। ठीक है, फ्री एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां से शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है। निम्न कथनों में से इनमें से कौन से कथन में, कह रहे कथन में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए, तो मैं आंसर देता हूं आपको। इसका पहला कह रहा है, देखिए कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है। सही बात है। कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है। ठीक है, ये भी डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक है, ये भी सही है। कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रसारण करने में सक्षम है। ये वाली बात सही नहीं है सामान्य कंप्यूटर के बारे में, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है और यह भी जो है सामान्य सी जानकारी है कंप्यूटर की। निम्न में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इस बात को पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? तो यहां पर आपको सिर्फ विशेषता बतानी है कि एक कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो मैं इसको बताऊं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार आप सब लोग। धन्यवाद आपको। अब देखिए, इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर एक बिजली की मशीन नहीं है। बिजली से चलने वाली मशीन है, पर बिजली की मशीन कंप्यूटर नहीं है। तो यही इसका आंसर है आपका। क्यों पूछा है? विशेषता नहीं है। बाकी देखिए, कंप्यूटर स्वयं की सोच नहीं रखता है, सच बात है। हम जो डाटा जो उसको देते, कमांड देते हैं, वो उसी को काम करता है। कंप्यूटर सूचना का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है, ये बात सही है। आजकल तो स्पेलिंग तक आकर आप गलत देखते हैं तो वो तुरंत अंडरलाइन कर देता है, ये गलत स्पेलिंग है, और उसको क्लिक मारेंगे वो सही स्पेलिंग डाल देता है। कंप्यूटर किसी भी समय अवधि के लिए सूचना का संग्रहण कर सकता है, सही बात है। कंप्यूटर जो है, बड़े बड़े जो कंप्यूटर हैं, वो तो बहुत आगे तक की गणना को, बहुत लंबी गणना को भी कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ यही आंसर होगा, क्योंकि यही विशेषता नहीं है। कंप्यूटर बिजली की मशीन नहीं है, बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। ये आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन में। आगे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन चिप जिसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? ये सिलिकॉन चिप जो है सीपीयू के अंदर होती है, इसको क्या क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। इस सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, आंसर है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या कहा जाता है। यही प्रोसेसर जो है सीपीयू के अंदर जो रहता है, ये यही सारे काम करता है, यही कमांड को एक्टिव करता है, यही है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर काम करती है चिप, माइक्रो प्रोसेसर नाम की चिप काम करती है, जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है।
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएलयू का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म बताना है एएलयू का, कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी कमेंट करिए, आपको मालूम है ये वाला, जल्दी से बताइए, और कमेंट आप लोग के आएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो कमेंट आप में आपके ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको समय इसलिए देता हूं कि तुरंत कर दूंगा। अगर आप खुद से आंसर देंगे, जब आप परीक्षा में आंसर गलत होता है और छात्र दोबारा उस आंसर को देखता है, तो उसके दिमाग में एक छाप आती है कि मेरा वो आंसर उस लिए गलत हुआ था, उस वजह से गलत हुआ था, ठीक है। फिर वो हमेशा उस आंसर को सही करता है। मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या कहता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है एएलयू का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, इसलिए अभी यहां का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कंप्यूटर के सीपीयू में एएलयू का क्या कार्य हो सकता है। कंप्यूटर के सीपीयू में एएलयू का क्या कार्य होता है, ये पूछ रहा है। सीपीयू में एएलयू का काम क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। फुल फॉर्म के आधार पे भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा क्या है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका कार्य है गणितीय कार्य। क्या है, गणितीय कार्य। आपने कीबोर्ड देखा होगा, आपका जो कीबोर्ड होता है कुछ इस प्रकार का बना रहता है, और यहाँ पर जो है नंबर लिखे होते हैं, और यहाँ पर ABCD होती है पूरी जो अपनी चलती है। यहाँ पर ऊपर फंक्शंस के की होते हैं, यहाँ बड़ा सा बटन उसका होता है स्पेस वाला, आपको मालूम ही है, सब चीज़ें आपको मालूम है। तो ये जो इस प्रकार के जो इधर के जो कमांड होते हैं, वो सारे काम CPU को कौन कराता है, ALU कराता है। यानी कि मैथमेटिकल जो काम होते हैं, गणितीय अंकीय काम होते हैं, इसका करने का काम ALU का होता है CPU में। ये उस प्रोसेसिंग को करता है ALU, ठीक है, जो मैथमेटिकल हम कमांड देते हैं उसको, ठीक है। आप कुछ भी कमांड देंगे मैथमेटिकल, तो वो ALU के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कह रहा है, निम्न में से SMTP किसका संक्षिप्त रूप है। जल्दी बताइए, SMTP किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि SMTP का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से आप बता दीजिए एक बार कमेंट करके, फिर मैं आगे चलता हूं। तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये जनरली भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर से जो मेल भेजते हैं या मेल रिसीव करते हैं, इसके लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है जो ये करता है। इसके बिना ना तो मेल जा सकता है और ना आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है किसको कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है SMTP का। ये जो है मेल से रिलेटेड वर्ड है, ये मेल के आने और जाने से रिलेटेड है। इसके बिना कार्य नहीं हो सकता मेल का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है। क्या पूछ रहा है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए आप इसका आंसर बहुत सरल है, और आप लोग सब लोग सही देंगे कमेंट बॉक्स में, ये मुझे भरोसा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, क्योंकि पूछा है नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। बाकी तीनों जो है क्या हैं, ये नेटवर्क डिवाइस हैं। इसको रूटर के बारे में आप जानते हैं, स्विच के बारे में भी आप जानते हैं, और हब के भी बारे में जानते हैं। ये तीनों नेटवर्क डिवाइस हैं। ये क्या है, ये नेटवर्क डिवाइस हैं, और हब सबसे बड़ी नेटवर्क डिवाइस होती है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है दोस्तों। CPU क्या है, CPU कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं हम। CPU जो है मस्तिष्क को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको, आपको सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का समायोजन कर दें, सभी पारिस्थितिक तंत्र बने, जैसे भाई किसी जानवरों का है, मनुष्य का है, और सबके अलग अलग पर्यावरण, जिस पर्यावरण में या जिस एटमॉस्फेयर में वो पल के बड़ा होता है, जिस तरीके के तंत्र में, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी का भी, एक गाय के बच्चे का पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा होगा, मनुष्य के बच्चे का पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम इसका दूसरा होगा, शेर के बच्चे का अलग होगा। हर व्यक्ति का पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होता है ना। मनुष्य का अलग होता है, अलग अलग प्राणियों का अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये कह रहा है कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र का समायोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, तो ये जो समायोजन करेंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा ना, बड़ा स्फीयर बनेगा ना। तो ये जो बड़ा स्फीयर बनेगा इसको कहेंगे बायोस्फीयर। क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। इसका आंसर है बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक। इसका आंसर है, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
ठीक है, तो बायोस्फीयर कहेंगे यहां पर। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मैग्रो वनस्पति, क्या भारत में मैग्रो वनस्पति जो है, मैग्रो वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? कहां पाई जाती है? ये मेरे इससे पहले का जो आकर आपने देखा होगा संडे स्पेशल क्लास में, उसमें भी मैंने इसके बारे में चर्चा करी थोड़ी सी, कि मैग्रो वनस्पति जो है ये क्या, कौन सी वनस्पति है? इसको कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। ये वनस्पति जो है खारे पानी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? खारे पानी में पाई जाती है। और खारा पानी कहाँ होता है? खारा पानी होता है समुद्र का होता है, और ये समुद्र का पानी जो है खारा होता है। तो इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मैंने अधिक कहाँ पाई जाती है। ऐसे तो सब जगह पाई जाती है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है, कच्छ के रन में भी पाई जाती है, मालाबार के तट पर भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं पाई जाती है तो वो सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा कि गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो डेल्टा बनाती है, और वो जो बहुत बड़ा डेल्टा है उसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। वह सारा का सारा जो है मैग्रोवन से पटा हुआ है, मैग्रोवन से भरपूर है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नदियां दो प्रकार की आकृति बनाती हैं, एक को ज्वार नदमुख कहते हैं, जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो ज्वार नदमुख आकृति बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बात समझिए। आपको पता है नर्मदा ताप्ती उस तरफ गिरती हैं अरब सागर में, बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में चलती हैं। दो नदियां अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैव मंडल माने पृथ्वी को समझ लीजिए, जिस पर रहते हैं लोग। ठीक है, जैव मंडल में जहाँ मतलब जीव रहते हैं। ठीक है, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत सरल है, क्या कहेंगे? जैव समुदाय कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? तो एक ही संख्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, संख्या पूछ रहा है। उस एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अब जन माने लोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे शेरों की जब गिनती होती है कि भारत में कितने बाघ बचे हैं, तो पता है 1400 बाघ बचे हैं। ठीक है, इतने बचे हैं, तो क्या है? वो शेरों की जनसंख्या है। तो एक जैव मंडल में एक ही जाति की, शेर की एक विशेष जाति है अपनी, है ना, या और चीज़ों की अलग जाति है। तो जब किसी चीज़ की गिनती करते हैं तो उसको जनसंख्या कहते हैं। किसी भी एक चीज़ की, मनुष्यों की गिनती करेंगे तो मनुष्यों की गिनती को जनसंख्या कहेंगे। किसी भी जाति की निश्चित गिनती को जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह से, कह रहा है पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है? ये मैंने अपने पुराने लेक्चरों में भी बताया है, अभी फिर से बता देता हूं कि पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ने पर अलग अलग सतह आती हैं। ठीक है, अलग अलग सतह आती हैं। किसकी किसकी आती हैं? वो वातावरण की आती है, जिसको हम जो है वायुमंडल की परत कह सकते हैं। इसमें सबसे जो शुरुआत की होती है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल होता है। ठीक है, इसके बाद अयान मंडल होता है। ठीक है, और इसके बाद बहिरम मंडल होता है। ये 3 मंडल होते हैं, फिर यहाँ अंतरिक्ष होता है। ठीक है ना, ये अंतरिक्ष हो जाता है। तो सबसे जो है जब यहाँ से पृथ्वी से चलते हैं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, विभिन्न गैसें इसमें मिलती हैं। इसके ऊपर और चलते हैं, इसमें आपको मुख्य गैस जो है वो ओजोन मिलती है। ठीक है, ओजोन मिलती है। ओजोन को O3 के नाम से आप लोग जानते हैं, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अयान मंडल होता है, इसके बाद बहिरम मंडल होता है। यही जो है आपके क्या हैं? ये चारों आपके जो है मंडल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयान और बाह्य मंडल। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए। और जो ओजोन परत है वो 30 से 60 किलोमीटर ऊपर की तरफ मिलती है, 30 से 60 किलोमीटर तक मिलती है। निम्न में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, अब ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी इकाई द्वारा नापा जाता है। जैसे वजन नापा जाता है तो ग्राम और किलोग्राम की बात की जाती है। ठीक है, लिक्विड नापा जाता है तो लीटर की बात की जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है हर चीज़ को नापने की एक इकाई है। इस तरीके से ध्वनि की तीव्रता किसकी, जैसे भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है, इस तरीके से ध्वनि की तीव्रता को कैसे नापा जाता है?
तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा स्रोत न्यूनतम प्रदूषण पैदा करते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इनमें सबसे कम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो आंसर है प्राकृतिक गैस। इसी प्राकृतिक गैस में सीएनजी का नाम आपको मालूम है। क्या मालूम है? सीएनजी का नाम मालूम है, कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं सीएनजी को। तो सीएनजी जो है प्राकृतिक गैस सबसे कम प्रदूषण पैदा करती हैं, इसलिए इसका उपयोग वाहनों में अब ज़्यादा होने लगा है। बाकी सब चीज़ें जलेंगी तो ज़्यादा क्या करेंगी? ज़्यादा प्रदूषण पैदा करेंगी। निम्न, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों को सही क्रम में है? ठीक है, सही क्रम पूछ रहा है शिक्षण का कि सही क्रम में है, क्रम पूछ रहा है। मैंने टीचिंग का जब लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि 3 लेवल होते हैं। पहला क्या था? स्मृति स्तर था। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? अवबोध स्तर बताया था। ठीक है, और तीसरा क्या बताया था? तीसरा मैंने बताया था चिंतन। ठीक है, क्या बताया था? चिंतन विमर्शी, ठीक है, या विचारात्मक, या विचारात्मक, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, यानी कि ये आंसर होगा। ठीक है, ये मेरे लेक्चर में, फुल लेक्चर में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है? ये तो मैंने चीख चीख के हर लेक्चर में, जितने भी शिक्षण के लेक्चर पढ़ाए हैं, बताया है आपको कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, वांछनीय परिवर्तन लाना, ताकि वह क्या कर सके? समाजोपयोगी एक तत्व बन सके। समाजोपयोगी तत्व बन सके। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर कोई बच्चा जो है एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो क्या करेगा? वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बन के वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करेगा? एक तत्व के रूप में काम करेगा समाज में और समाज को आगे बढ़ाएगा। मालूम है ना? ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको बहुत बार समझाया है। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण क्या है? कोई शिक्षक जो है अपने शुरुआती दौर में अगर फेल हो जाता है, विफल हो जाता है पढ़ाने में, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इस बात को पूछ रहा है। क्या पारस्परिक संबंध नहीं स्थापित कर पाता, इस कारण से होता है? तो कोई भी नया टीचर तुरंत जाके अपने छात्रों के साथ बहुत इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा, शाब्दिक क्षमता नहीं है, क्या वो शब्द क्लियर नहीं बोल पा रहा है, या उसके पास शब्दों की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, या शिक्षक का ज्ञान कम है इसलिए हो रहा है, या छात्रों के साथ कठोर व्यवहार कर रहा है, जाते हड़का रहा है, ठीक से बैठो, ऐसा कर रहा है, तब होगा। तो इसमें जो है, जो पूछ रहा है कि विफलता का कारण क्या है, तो अगर बाकी शिक्षक के पास अगर ये है तो बाकी सब चीज़ें बाद में ठीक हो सकती हैं। इसलिए अगर प्राइमरी लेवल पे उसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, वो विफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? व्यावहारिक मने जो है प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का इस्तेमाल करेगा, कौन से मेथड का इस्तेमाल करेगा? व्याख्यान, आविष्कार, या आविष्कार होना चाहिए, ठीक है, आविष्कार, प्रदर्शन, या समस्या समाधान विधि, किसका व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करेगा? तो आप देखिए, जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो व्यवहारिक रूप से डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ को देख करके उसके प्रदर्शन के द्वारा उसको आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक जो है व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए जो विधि का प्रयोग करेगा वो प्रदर्शन विधि कहलाएगी, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाएगा। यही सबसे अहम विधि है समझाने के लिए, आसानी से समझाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को आप दिखा के समझा सकते हैं, करके समझा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम करने का महत्व दिया जाता है। किस चीज, कौन सी ऐसी जो है इसमें जो है सिद्धांत है एक तरीके से, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम करने में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है कि कौन सी चीज महत्व कम कर सकती है? व्यक्तिगत मतभेद को।
व्यक्तिगत मतभेद को कम करने में इनमें से कौन सी चीज जो है शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? शब्द को बताइए तब मैं बताता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए एक बार। चलिए तो मैं बता देता हूं, व्यक्तिगत मतभेद को कम करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आदर्शवाद। अगर कोई व्यक्ति आदर्शवादी है तो व्यक्तिगत मतभेद का है चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पर अपने तरीके से काम करता है, उसके अंदर एक आदर्श है। ठीक है, अगर कोई सामने वाला गलत भी बोल रहा है आपसे तो आप क्या करते हैं? दो तरीके, तो लड़ जाइए या उसको जो है बड़ी विनम्रता के साथ समझाइए। तो आप अगर आदर्शवादी हैं, आपके अंदर एक अलग सिद्धांत है, तो आप उसको विनम्रता के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत मतभेद जो है वो आदर्शवाद से कम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणा, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जाता है? इन सब को देखिए कितने शब्द लिखे हैं यहाँ पर। कह रहा है सार्थक तथ्य, नियम, परिभाषाओं, कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है। इनमें से कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां जो इस्तेमाल किया जाएगा वो कहलाएगा अर्थ संबंधी स्मृति, सेमेट्रिक मेमोरी। ठीक है, अर्थ संबंधी स्मृति के द्वारा इन सबको क्या किया जाएगा? इन सबको जो है वर्णन किया जा सकता है अर्थ संबंधी के द्वारा। परिभाषा का भी आप अर्थ ही तो बताते हैं, परिभाषा क्या है, उसमें अर्थ बताए जाते हैं। कोई नियम का अर्थ समझिए, कोई तथ्य होगा, अवधारणा होगी, सिद्धांत होगा, कोई भी चीज होगी वह अर्थ संबंधी स्मृति के अंतर्गत जाता है। ठीक है, इसलिए इसका वर्णन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? रिसर्च के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, वो दृष्टिकोण क्या क्या हैं बताइए। मैंने आपको बताया था, उन्हीं के आधार पर बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है रिसर्च का। क्या है बताइए, दो मुख्य दृष्टिकोण क्या है? दो प्रकार से रिसर्च होती है। एक तो आप आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, नंबर से इकट्ठा कर लीजिए, उसके आधार पर जो है आप पूरा ग्राफ बना करके और एनालिटिकल कर लीजिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा आप थ्योरी के माध्यम से पूरा थ्योरिकल करके कर सकते हैं। ठीक है, पूरे थ्योरी के माध्यम से भी अनुसंधान कर सकते हैं। तो इसके दो दृष्टिकोण कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा डी, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये इसका आंसर है, गुणात्मक और मात्रात्मक। इन्हीं दो तरीकों से जो है, ये दोनों तरीकों से अनुसंधान के दो क्या हैं? मुख्य दृष्टिकोण कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर ज़्यादातर रिसर्च की जाती है, या तो गुणात्मक तरीके की होगी या मात्रात्मक तरीके के शोध होंगे। ये दो ही प्रकार से ज़्यादातर शोध होते हैं। बाकी इसी को तोड़ करके अलग अलग प्रकार से लोग बढ़ाते चले जाएं, अलग विषय है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग गलती कहाँ करते मालूम है? नहीं शब्द को पढ़ने में करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग रन बहुत तेज करता है लेकिन स्टॉप कहाँ हो जाता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा नहीं शब्द को ध्यान देना पड़ता है। नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय यहाँ खत्म होता है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है दार्शनिक, सर्वेक्षण और ऐतिहासिक, यह तीनों जो है शोध की विधि हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? शोध की विधि हैं, पर अवलोकन शोध की विधि नहीं है। ये मूल्यांकन की एक विधि है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मूल्यांकन की एक विधि है, ना कि इसकी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कहाँ होता है? मूल्यांकन में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान वह प्रकार है जो उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करती है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे हुई। अब देखिए, ये मैंने अपने शोध का लेक्चर है वो दो पार्ट में हो गया था हमारा, उसमें भी बताया है, शोध के सेकंड प्रकार में बताया है। अनुसंधान का वह प्रकार बताना है जो उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए अध्ययन करती है, परीक्षण करती है ताकि समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित है। घटना क्यों और कैसे घटित है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान लिखा है। ठीक है,
एक भविष्य सूचक अनुसंधान होता है। तो भविष्य सूचक अनुसंधान जो है ये कोई जो है प्रकार नहीं है, ये जो है तो सबसे पहले क्या होगा, अनुसंधान वर्णनात्मक, मैंने बताया था किसी घटना का जो है वर्णन चलता है, वो जो है पूरी घटना को एक अलग ही कहानी के स्टोरी के रूप में प्रदर्शित करना होता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो गया व्याख्यात्मक अनुसंधान होगा। व्याख्या की जाएगी कि ये घटना क्यों हुई, ये घटना मतलब क्यों हुई, क्यों और ये क्यों और कैसे हुई, इन दो बातों का जब क्या क्या किया कि रिसर्च किया जाता है तो इस प्रकार के रिसर्च को व्याख्यात्मक अनुसंधान कहा जाता है। और कहाँ हुई, कब हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्णनात्मक में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्यों और कैसे जैसे शब्द को इस्तेमाल होता है। सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है, क्यों और कैसे का प्रश्न का उत्तर जब आप किसी शोध में निकालते हैं तो वह व्याख्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। और बाकी उसके अलावा जो बाकी शब्द हैं उनका निकालेंगे तो वो वर्णनात्मक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चित्रांकन निष्कर्ष। क्या कहता है, चित्रांकन निष्कर्ष, ड्राइंग कंक्लूजन की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है। जनसंख्या के प्रत्येक अवलोकन पर आधारित होती है। जनसंख्या आंकड़े होते हैं, डाटा होता है। ठीक है, पूछ रहा है चित्रांकन निष्कर्ष, चित्रों के आधार पर निष्कर्ष को कह सकते हैं हम। चित्रांकन निष्कर्ष कौन सी विधि जनसंख्या का एक आसान तरीका होता है। चित्रांकन निष्कर्ष के लिए आप वो देखते होंगे, क्या कहते हैं कि ग्राफ के माध्यम से जब समझाया जाता है, ये भी क्या है, चित्रांकन निष्कर्ष है। जब आप किसी अपने निष्कर्ष को ग्राफ के माध्यम से बता दीजिए, अच्छा 2001 की जनगणना में इतनी संख्या इस जिले की थी, अब 2000 में इतनी है, ऐसे बन के बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं अलग अलग कंपेरिजन करके, आपने देखा भी होगा। तो यह सब क्या है, ये चित्रांकन निष्कर्ष होते हैं इस प्रकार से। और कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि जो है उसका अवलोकन करती है। तो मैंने आपको बताया था आगमनात्मक और निगमनात्मक के बारे में। यहाँ पर इस विधि को कहेंगे निगमनात्मक विधि कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, निगमनात्मक विधि कहेंगे। ये क्या होता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चल देता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चल देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर है निगमनात्मक विधि। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये दोनों विधियां भी गुणात्मक और मात्रात्मक की तरह ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जाता है। रिसर्च के संबंध में, रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपको मालूम है कि जो है इस दो प्रकार के रिसर्च के बारे में बहुत चर्चा होती है। एक होता है एम्पिरिकल रिसर्च, एक होता है नॉन एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनुभवजन्य एम्पिरिकल अनुसंधान कहते हैं इसको। ठीक है, अनुभवजन्य एम्पिरिकल कहते हैं। यह जो है खुद के कॉन्सेप्ट द्वारा, खुद के मेहनत के द्वारा सिद्धे लाया जाता है, इसलिए इसको अनुभवजन्य कहते हैं। ठीक है, आप डॉक्ट्रिनल रिसर्च, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च भी कह सकते हैं। ठीक, ये रिसर्च के बारे में एम्पिरिकल, नॉन एम्पिरिकल, डॉक्ट्रिनल, नॉन डॉक्ट्रिनल ऐसे भी करके इसका नाम बोला जाता है इसके बारे में। तो इसका भी अनुभवजन्य कहा जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जब इसके लिए क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाता है लोगों से जा करके, किताब पढ़ करके काम नहीं हो सकता है, फील्ड में उतरना पड़ता है ऐसे रिसर्च के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है। एक सहसंबंधी यानी कि रिसर्च के साथ एक और अध्ययन जुड़ जाए, एक अध्ययन के साथ दूसरा रिसर्च जुड़ जाए, तो ऐसे सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है, बताइए। सहसंबंधी का मतलब ये दो घटनाओं के बीच का संबंध। सहसंबंधी क्या होता है, दो घटनाओं के बीच का संबंध। दो घटनाओं के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, सहसंबंधी कहते हैं, जुड़ा हुआ कहते हैं। ठीक है, इसका तो ये सरल था, सामान्य शब्द को अर्थ समझना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का एक मूल तत्व है। क्या है, मूल तत्व है किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ये भी सरल है, आप बता सकते हैं जल्दी से। ठीक है, नहीं तो फिर बेरलोनो का जो है मुझे मॉडल बताना पड़ेगा आपको। बेरलोनो के मॉडल में क्या था, ठीक है, बेरलोनो का मॉडल था सेंडर रिसीवर का, बाद में उसको क्या नाम दे दिया गया था, सेंडर मैसेज चैनल और रिसीवर, ऐसा नाम दे दिया गया था बदल के। ठीक है, कोल और चान मॉडल भी इसको कहते हैं। ठीक, अभी पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आप, फिर मैं बताता हूं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का एक मूल तत्व है। प्रभावी संप्रेषण का सबसे मूल तत्व है क्या, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि प्रभावी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो प्रतिपुष्टि मिलेगी। जिस कम्युनिकेशन प्रतिपुष्टि नहीं मिल रही है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता है,
वो क्या है, वो बहुत इफेक्टिव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सारे प्रकार के कम्युनिकेशन में संदेश होता ही है, ठीक है, कूट लेखन होता ही है, संकेत वाचक जो कूट लेखन है उसी को कूट वाचन भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको संकेत वाचक भी है। ये सब तीनों चीज़ें तो जनरली सारे के सारे कम्युनिकेशन मिलती है, लेकिन प्रतिपुष्टि जिसमें मिलेगी उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे टीचर ने एक क्लास में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद पूछा कि चलिए बताइए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, और बच्चे ने तुरंत रिप्लाई दे दिया, इसका मतलब है कम्युनिकेशन कैसा रहा, इफेक्टिव रहा, प्रभावी रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया प्रतिपुष्टि, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है। अब बताना निकटतम संबंध किससे, प्रतिपुष्टि से। फीडबैक, रिप्लाई भी इसको कहते हैं। निकट का संबंध किस शब्द का है, ठीक है, क्या नाम है, जल्दी बताइए, जल्दी से, बहुत सरल है, सिर्फ शब्द को बताना है आपको। प्रतिपुष्टि से निकट का संबंध किससे है, बुद्धिशीलता से है क्या खोज संबंधित सहायक या ह्यूरिस्टिक से है क्या, नहीं, तो इसका संबंध किससे है, साइबरनेटिक्स से है। किससे है, साइबरनेटिक्स से संबंध है इसका, प्रतिपुष्टि का। प्रतिपुष्टि का संबंध किससे है, साइबरनेटिक वर्ड से है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। श्रवण माने सुनने का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जब कोई आदमी सुनेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट काम करेगा, बोलेगा, है कि नहीं, यही तो करेगा। आप सुनने के बाद क्या करते हैं, जवाब देने के लिए मुंह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। तो आप सुनने के बाद हो सकता है आप गूंगे तो कागज पे लिख के बता देंगे, कुछ इशारा करके बता देंगे। किसी ने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास, कोई सामान के बारे में पूछा, क्या तुम्हारे पास वो किताब है, और आपने हाथ हिला दिया, गैरवाचिक हो गया, ठीक है। तो क्या है, गैर मौखिक हो गया, गैरवाचिक कह लीजिए इसको, ठीक है। या फिर आप मुंह से बोल देंगे हाँ है कि नहीं, तो ये सुनने के बाद ही तो आप प्रत्युत्तर देंगे, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। इनमें से किस संप्रेषण को मध्यस्थता संप्रेषण कहा जाता है। मध्यस्थता करने के लिए हमेशा क्या होता है, सरल भाषा अगर समझें तो मध्यस्थता करने के लिए क्या होता है, तो आप जो है जब दो लोगों के बीच होगा तो अंतर व्यक्तिक कहलाएगा। अकेला आदमी खुद से बात करे या भगवान से करे तो अव्यक्तिक कहलाएगा, ठीक है। और उसके बीच में अगर दो लोग ही सालिनता से बात कर रहे हैं तो पारस्परिक संबंध कहलाएगा। पारस्परिक संबंध यानी परिचित लोगों से होता है सामान्यता, ठीक है। और जो है एक बड़े ग्रुप से बात करिए तो क्या कहलाता है, तो समूह संप्रेषण कहलाता है। और इसके बाद सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। यह क्या है, जब आप जो है कोई मध्यस्थता कराते हैं तो उसको कहते हैं सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मध्यस्थता कहते हैं किसको, सामूहिक संप्रेषण को क्या कहते हैं, संप्रेषण मध्यस्थता का नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखिए, सामूहिक संप्रेषण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सार्थकता, समर्थकता है यहाँ पर, समर्थकता किसके द्वारा बदलती है। जन संप्रेषण बात कर रहा है, ये जन संप्रेषण जो है, संप्रेषण में सबसे लास्ट मैंने बताया है, ये जो है मास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मास के द्वारा होता है। ये किस माध्यम से होता है, ये इसका आंसर होगा डिजिटल माध्यम से होता है। जैसे कि रेडियो, टीवी, फेसबुक वगैरह, किसी से भी आजकल लाइव जाके अब बड़ी भीड़ से बात कर लेते हैं, ये जन संप्रेषण है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए है, ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश के नीचे जो है, संदेश के नीचे संदेश को क्या कहा जाता है। जब किसी टाइटल के नीचे छोटा वाला टाइटल होगा तो उसको सब टाइटल कहा जाता है। तो संदेश के नीचे संदेश को क्या कहा जाएगा, उसका नाम क्या होगा, सिर्फ ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपग्रंथ होगा, सब टाइटल होगा, सब टेक्स्ट होगा ना, वो है कि नहीं, सब टेक्स्ट होगा। किसी भी टॉपिक का नीचे कैसा क्या कहलाता है, सब टाइटल कहलाता है, सब कहलाता है, इंटर नहीं कहलाता है। या कुछ लोग इसका आंसर देंगे, ये नहीं होगा, ठीक है, उपग्रंथ होगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अगले लेक्चर में बने रहिए। अब मैं कोशिश करता हूं कि आप इसके बाद जो लेक्चर लाऊं, इसमें पर्टिकुलर एक हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, हायर एजुकेशन पे लाऊंगा। और हायर एजुकेशन के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस को जोड़ करके आपके लिए एक लेक्चर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।